हेलो बच्चों, कैसी चल रही पढ़ाई? एकदम खतरनाक ही चलना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं के विषय गणित का पार्ट 1 का परिचय देखने वाले हैं। परिचय में हम उन चीज़ों को समझेंगे जो कि पार्ट 1 की प्रश्नावली को हल करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उनको आप समझ लीजिए। उसके बाद जब ये चीज़ें आप समझ जाओ तो उसके बाद आप प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2 बड़ी आसानी से खुद से हल कर सकते हैं। जब आप इस वीडियो को पूरा देख लो और चीज़ें आपको समझ आ जाएं, उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 के वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। पार्ट 1 का नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। मतलब पार्ट 1 हमें संख्याओं की जानकारी देता है। तो चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संख्या के बारे में। संख्या से आप क्या समझते हैं? देखो, आप अब 6 क्लास में आ गए हैं, मतलब 6वीं कक्षा में आ गए हैं। आपने फर्स्ट क्लास पढ़ी, सेकंड क्लास पढ़ी, थर्ड क्लास पढ़ी, फोर्थ पढ़ी, फिफ्थ क्लास पढ़ी, आपने 5 क्लास पढ़ ली। और मैं मानकर चलता हूँ कि 5 क्लास पढ़ने के बाद सभी बच्चों को 1 से 100 तक गिनती तो आती ही होंगी। कोई ऐसा है जिसे 1 से 100 तक गिनती नहीं आती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, है ना। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 1 से 100 तक गिनती तो आप सभी को आती होंगी। तो जितनी भी गिनती है गणित में जितनी भी गिनती हम समझते हैं, जितनी भी गिनती हम पढ़ते हैं, जितनी भी गिनती हम पढ़ सकते हैं, तो वो सभी गिनतियों को ही हम क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। जैसे कि मान लो मैंने ये 1 लिख दिया, तो 1 गिनतियों में आती है, मतलब कि ये एक संख्या है। मैंने लिख दिया 23, मतलब 23 गिनती में आती है, मतलब ये भी एक संख्या है। मैंने लिख दिया भैया 320, ये भी गिनती में आती है, मतलब कि ये भी एक संख्या है। अब मैं लिख देता हूँ 10,000, ये भी भैया गिनती में आती है, मतलब कि ये भी एक संख्या है। तो गिनती में जितनी भी गिनतियां हैं गणित में, उन सभी को क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। अब एक चीज़ ध्यान से समझना, ये 1 है, हमने समझ लिया कि ये एक संख्या है, लेकिन कितने अंकों की संख्या है? इसमें कितने अंक हैं? 1 अंक है, मतलब कि 1 जो है 1 अंक की संख्या है। ये 23 है, इसमें कितने अंक हैं? इसमें 1 अंक 2 है और अगला अंक है 3, मतलब 1 अंक 2 अंक। 23 जो है 2 अंकों की संख्या है। इसी प्रकार हम चलते हैं 320 में। ये 320 तो है, हमें मालूम है, ये एक संख्या है, ये भी अब हम समझ गए, लेकिन कितने अंकों की संख्या है? गिनते हैं, चलिए 1 2 3, तो ये 3 अंकों की संख्या है। अब हम चलते हैं 10,000 पे। ये भैया 10,000 है, हमें समझ आ गया, और ये एक संख्या है, ये भी हमें समझ आ गया, लेकिन कितने अंकों की संख्या है? ये है 1 2 3 4 5, तो 10,000 जो है 5 अंकों की संख्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको संख्या और उनके अंकों के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो बच्चों, अब हम सीखेंगे संख्याओं की तुलना करना। कैसे करते हैं संख्याओं की तुलना? आपको प्रश्न में क्या बोलेगा, वो ऐसी कोई सी भी संख्या दे दी जाएंगी आपको, 1 2 3 4, मतलब 4-5 संख्याएं दे दी जाएंगी, और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, उन उदाहरणों से आप संख्याओं की तुलना करना सीख पाएंगे। जैसे कि मैंने पहला उदाहरण लिया है जिसमें 7 8 9 6 1। अब ये है 1 अंक की संख्या, हम पढ़ चुके हैं। कितने अंक की संख्या है? ये 1 अंक की संख्या है, और 1 से 9 तक गिनती तो लगभग सभी को आती ही होंगी। तो हम डायरेक्ट देखकर बता सकते हैं कि इसमें जो है 9 ये सबसे बड़ी संख्या है और 1 जो है सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं को पहचानने में जब अंक कम होंगे तो हमें दिक्कत नहीं होती है, आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मान लो अंक थोड़े बढ़ा दिए जाएं, है ना, ज़्यादा अंकों की संख्या आने लगे और फिर पूछे आपसे कोई कि बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो फिर हम क्या करेंगे? देखो, जैसे कि दूसरा उदाहरण लिया है हमने, इसमें 90
815, 1620 और 7। अब एकदम से आपसे कोई पूछ ले कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी है, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले हमको देखना है कि इन चारों संख्याओं में किस संख्या में सबसे ज़्यादा अंक हैं और किस संख्या में सबसे कम अंक हैं, है ना। तो संख्याओं को पहचानने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि हम ये देखें कि कौन सी वाली संख्या में ज़्यादा अंक हैं और कौन सी वाली संख्या में कम अंक हैं। तो चलिए हम देखते हैं। ये है 90, 90 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, ठीक है। ये है 815, 815 में कितने अंक हैं? 1 2 3, 3 अंक हैं, ठीक है। ये है 1620, 1620 में कितने अंक हैं? 1 2 3 4, 4 अंक हैं, ठीक है। ये है 7, 7 में कितने अंक हैं? 1 अंक हैं। तो अब हमसे कोई पूछे कि बताओ कौन सी बड़ी संख्या है, तो मैंने क्या बताया, जिसमें सबसे ज़्यादा अंक होंगे वो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो सबसे ज़्यादा अंक किसमें है? 1620 में। कितने अंक हैं? 4 हैं। तो 1620 इन सभी संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या है। अब हम देखते हैं सबसे कम अंक किस संख्या में? 7 में, क्योंकि 7 सिर्फ 1 अंक की संख्या है, बाकी ये 2 अंक की है, ये 3 अंक की है, तो 7 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हमें बताना पड़ेगा कि संख्या सबसे बड़ी कौन सी है और कौन सी संख्या जो है सबसे छोटी संख्या है। मान लो कि इधर हमने क्या तुलना करी थी? अंकों की, कि ज़्यादा अंक हैं और कम अंक हैं, तो हमने बता दिया बड़े आराम से कि ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। लेकिन मान लो अगर अंक बराबर आ जाएं, कैसे? ऐसे, जैसे ये उदाहरण तीसरा मैंने लिया है, इसमें 4813, ये है 4871, ये है 3721, ये है 4320। अब इसमें हम अंक देखते हैं। इसमें 1 2 3 4, इसमें कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। इसमें कितने? 1 2 3 4, इसमें भी 4 अंक हैं। इसमें कितने? 1 2 3 4, इसमें भी 4 अंक हैं। 1 2 3 4, इसमें भी 4 अंक है। भैया अभी तो हमने सीखा था कि हम सबसे बड़ी देखेंगे तो क्या करेंगे? अंकों की तुलना करेंगे, जिसमें ज़्यादा अंक आएंगे वो सबसे बड़ी होगी और जिसमें कम अंक आएंगे वो सबसे छोटी होगी। लेकिन भैया यहाँ पर क्या होगा? सभी अंक बराबर हैं, इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है। अब हम कैसे पहचाने? तो अब हम ऐसे पहचानेंगे, जब भी संख्याओं में अंक बराबर हों तो हम क्या करेंगे? संख्या, जितनी भी संख्या दी गई हैं उनकी सबसे बाएं और स्थित अंक की तुलना करेंगे आपस में। जैसे इसमें सबसे बाएं तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड तरफ कौन सा अंक है? 4 है, ठीक है। इसमें कौन सा अंक है? 4 है। इसमें कौन सा अंक है? 4 है। इसमें कौन सा अंक है? 4 है। तो इन चारों संख्याओं में बाएं तरफ जो स्थित अंक है उसमें सबसे बड़ा अंक कितना है? इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो इन तीनों में 4 है ना। तो क्या हम, और अगर हम बोलें कि सबसे छोटा अंक किस संख्या में है, तो हम बोलेंगे 3721 में सबसे छोटा अंक है। तो हम बोल देंगे कि 3721 जो है सबसे छोटी संख्या है। तो इन चारों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3721। लेकिन अब हमें ये भी पता करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या मैंने क्या बताया कि सबसे बाएं तरफ स्थित अंक सबसे बड़ा होगा, वो सबसे बड़ी संख्या होगी। लेकिन यहाँ तो बाएं तरफ स्थित अंक है, उसमें इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। अब हम कैसे पहचाने? तो अगर सेम सेम अंक आ रहे हैं, संख्याओं में एक जैसे अंक आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? उसके जो आगे वाला अंक है उसकी तुलना करेंगे जितनी भी संख्याएं बराबर आ रही हैं उसमें, ठीक है। तो इससे आगे वाला अंक क्या है? इसमें 8 है। इस संख्या में आगे वाला अंक क्या है? 8 है। इस संख्या में आगे वाला अंक क्या है? 3 है, ठीक है। इस संख्या में आगे वाला अंक क्या है? 3 है। तो अब हम समझ सकते हैं हम क्या तुलना कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि सबसे छोटी तो हमें मिल गई, तो सबसे बड़ी हम देख रहे हैं। तो भैया इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 3 है, तो ये 3 वाली तो सबसे बड़ी नहीं होगी। अब बची हमारे पास 2 संख्याएं, 4813 और 4871। अब जब हमने सबसे बाएं तरफ स्थित अंक को देखा था, पहले वाले अंक को, तो इसमें 4 आया था, इसमें भी 4 आया था। हमने दूसरे वाले अंक की तुलना की, इसमें भी 8 आया, इसमें भी 8 आया। अब हम क्या करें? अभी तो ये फिर भी समान अंक आ रहे हैं। अब हम ये करेंगे कि हम फिर
इसके भी अगले वाले अंक की आपस में तुलना करेंगे, ठीक है। जैसे इससे इसके अगले वाले अंक कितना है, 1 है ना, कितनी संख्या 1 है, और इससे अगले वाले अंक कितना है, 7 है। अब आप ये बताओ 7 है और 1 है, 1 और 7 में से कौन सा अंक बड़ा है, कौन सी संख्या बड़ी है? तो हम बोलेंगे कि जो 7 जो है सबसे बड़ी संख्या है इन दोनों में। तो ऐसे हम पता लगाते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो हम बोलेंगे कि 4871 इन चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या है। और 3721 इन चारों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है। तो मैंने संख्याओं की तुलना करने में क्या बताया, पहली चीज़ ये बताई कि हम अंकों को देखेंगे, जिसमें ज़्यादा अंक होंगे वो सबसे बड़ी संख्या होगी, जिसमें कम अंक होंगे वो सबसे छोटी संख्या होगी। मान लो और अंक समान आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, जितनी भी संख्या दी जाएंगी उनमें बाएं तरफ स्थित अंक को आपस में तुलना करेंगे सभी संख्याओं की। तो हमने तुलना करी थी, है ना। तो अगर मान लो बाएं तरफ स्थित अंक भी समान आ जाते हैं, फिर हम क्या करेंगे, उससे अगले अंक की, सभी संख्याओं के उससे अगले अंक की आपस में तुलना करेंगे, जैसे हमने करी थी यहाँ पर 8 की, ठीक है, इसी तरीके से। और मान लो फिर भी समान आ रहे हैं तो फिर हम उसके अगले वाले अंक की तुलना करेंगे, फिर भी समान आ रहे हैं फिर उससे अगले वाले अंक की तुलना करेंगे। लेकिन हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, शुरुआत कहाँ से करनी है, बाएं तरफ स्थित अंक की, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जो अंक होगा उससे तुलना करने की शुरुआत करनी है सभी संख्याओं में। तो मुझे उम्मीद है कि जब आगे हम प्रश्नावली करेंगे तो उसमें आप बड़ी आसानी से बता पाएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये संख्याओं की तुलना करना आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे जब हम प्रश्नावली करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से, बहुत ईजिली, बहुत ही आसानी से ये चीज़ें समझ आएंगी। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है अंकों से संख्याओं को बनाना। आपको प्रश्न में इस तरीके से 4, 5, 6, 7 या कितनी भी अंक दे दिए जाएंगे, मतलब इसमें कितने अंक दिए हैं, 7, 8, 3, 5, इसी तरीके से आपको 5 अंक, 6 अंक दे दिए जाएंगे और आपसे बोला जाएगा कि इन अंकों से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाओ, इन अंकों से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाओ, इन अंकों से 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या बनाओ। तो बेसिकली क्या है कि आपको अंक दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इन अंकों का इस्तेमाल करके सबसे बड़ी संख्या बनाओ, सबसे छोटी संख्या बनाओ, उन दोनों के बीच का अंतर बताओ, उन दोनों के बीच का योग बताओ। तो इस तरीके से सवाल आएंगे। तो हम कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है 7, 8, 3, 5, ये 4 अंक हैं और अगर अब आपसे पूछा जाए कि इन 4 अंकों का इस्तेमाल करके सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताओ, तो इन 4 अंकों का इस्तेमाल करके अगर हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या बतानी है तो हम क्या करेंगे, इन चारों अंकों में जो भी सबसे बड़ा अंक है, इन चारों संख्याओं में जो भी सबसे बड़ी संख्या है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो चलो सबसे पहले इन चारों में सबसे बड़ी कौन सी है, 8 सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे पहले हमने वो लिख दी। अब 8 से छोटी जो संख्या है उसको लिखेंगे। 8 से छोटी क्या है, 7 है, तो हमने क्या लिख दी, 7 लिख दी। अब 7 से छोटी जो संख्या है उसको लिखेंगे। 7 से छोटी कौन सी संख्या है, 5 है, हमने 5 लिख दी। और फिर सबसे छोटी कौन सी संख्या है, 3 है, ठीक है। तो इन 4 अंकों का इस्तेमाल करके हमने सबसे बड़ी संख्या का पता लगा लिया है। कौन सी है, 8753। हमने अदर कोई से भी अंक का इस्तेमाल नहीं करा, इन चारों के अलावा कोई सी दूसरी संख्या का इस्तेमाल नहीं करा, इन्हीं अंकों का इस्तेमाल करके हमने सबसे बड़ी संख्या बता दी। कितनी है, 8753। अब हम बताते हैं सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या हम कैसे बताएंगे, सबसे छोटी संख्या
सबसे छोटी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटे अंक को लिखेंगे। जैसे हमने बड़ी संख्या बताने के लिए सबसे पहले क्या करा था, सबसे बड़े अंक को लिखा था, फिर उससे छोटे अंक को लिखा था, फिर उससे छोटे अंक को लिखा था, ऐसे ही हम लिखते जा रहे थे। अब हमको सबसे छोटी संख्या बतानी है तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे छोटे अंक को लिखेंगे। तो देखो इन चारों संख्याओं में सबसे छोटा अंक कौन सा है, 3 है, तो हमने 3 लिख लिया। फिर उससे बड़ा अंक कौन सा है, 5 है, तो हमने क्या लिख लिया, 5 लिख लिया। फिर उससे बड़ा अंक कौन सा है, 7 है, तो हमने 7 लिख लिया। फिर 8 है। तो इस तरीके से हमने इन 4 अंकों का इस्तेमाल करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बना ली और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बना ली। अगर अब आपसे प्रश्न ऐसा पूछ ले कि इन अंकों का इस्तेमाल करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाओ और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाओ और उन दोनों का अंतर बताओ, तो हम क्या करेंगे, अंतर के लिए हम क्या करते हैं, संख्याओं को आपस में घटा देते हैं। तो जब भी अगर आपसे पूछा जाए अंतर बताओ तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को आपस में घटा देंगे। तो चलो घटाते हैं, इनको आपस में घटाओ। 3 है, 3 में से 8 नहीं जाएंगे, तो 5 में से 1 इधर उधार लेंगे तो क्या हो जाएगा, 13। 13 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब इधर कितना बचा, 4। 4 में से 7 जाएंगे नहीं, 7 में से 1 उधार ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 में से 7 गए तो कितना बचेगा, 7। इधर कितनी बची अब, क्योंकि 1 अपन ने इसको उधार दे दिया तो 6 बचे। 6 में से 5 गए तो 1, और इधर 8 में से 3 गए तो 5। तो अगर आपसे पूछे कि अंतर बताओ दोनों सबसे बड़ी संख्या का और सबसे छोटी संख्या का, तो इस प्रकार हम घटा के अंतर बता देंगे। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 5175। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको अंक दिए जाएंगे। यहाँ पर मैंने 4 अंकों का उदाहरण लिया, आपको मान लीजिए 6 अंक दे दिए जा सकते हैं। तो उसमें आपसे पूछेगा कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। इस तरीके से आप कितने भी अंक दिए हों आप सबसे बड़ी संख्या बता सकते हैं और सबसे छोटी संख्या भी बता सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जब भी हम बड़ी संख्या बता रहे हैं तो हम सबसे उन अंकों में से सबसे बड़े अंक को पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटे को, फिर उससे छोटे को, फिर उससे छोटे को। और जब हम सबसे छोटी संख्या बता रहे हैं तो हम छोटे अंक को पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़े को, उससे बड़े को और फिर उससे बड़े को। इस तरीके से आप अंकों का इस्तेमाल करके संख्याओं को बना सकते हैं। ठीक है, और इन 4 अंकों से हम और भी संख्या बना सकते हैं। मान लीजिए अभी हमने ये 2 बनाई, हम पहले 5 लिख लें, फिर 3 लिख लें, फिर 8 लिख लें, फिर 7 लिख लें, तो ये तो हो गई सबसे छोटी है ना। लेकिन हम पहले 8 लिख लें, फिर हम 2 लिख लें, फिर 7 लिख लें, फिर हम 5 लिख लें। तो ऐसे हम अगर लिखेंगे तो हम और भी संख्या बना सकते हैं। तो हम अंकों का इस्तेमाल करके बहुत सारी संख्याएं भी बना सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या भी बता सकते हैं, सबसे छोटी संख्या भी बता सकते हैं, उनके बीच का अंतर भी बता सकते हैं और योग करके जोड़कर भी बता सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अंकों का इस्तेमाल करके संख्याओं को बनाना आ गया होगा। हम आगे जब प्रश्नावली में प्रश्न करेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, तो इसलिए आप इनको अच्छे से समझें। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो बच्चों अपना अगला टॉपिक है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। मतलब आपको कुछ संख्याएं दे दी जाएंगी और आपसे बोला जाएगा कि इन संख्याओं को आरोही क्रम में जमाओ या व्यवस्थित करो, या फिर इन संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। तो सबसे पहले अब हम समझते हैं कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम होते क्या हैं। देखो, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, है ना, और अवरोही क्रम मतलब होता है घटता हुआ क्रम। तो जब भी हम बात करेंगे कि बढ़ते हुए क्रम की, मतलब आरोही क्रम की, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लाएंगे, फिर उससे बड़ी संख्या को लाएंगे, फिर उससे बड़ी संख्याओं को लाएंगे। तो यहाँ पर क्रम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले सबसे छोटी संख्या आ रही है, फिर उससे बड़ी संख्या आ रही है, फिर उससे बड़ी संख्या आ रही है, फिर उससे बड़ी संख्या आ रही है और फिर उससे भी बड़ी संख्या आ रही है। तो इस तरीके से क्रम क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसलिए आरोही क्रम को क्या बोलते हैं, बढ़ता हुआ क्रम बोलते हैं। ठीक है, संख्याओं बढ़ती जा रही हैं, पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो उनका क्या हो रहा है,
आरोही हो रहा है, इसलिए बढ़ते हुए क्रम को क्या बोलते हैं, आरोही क्रम बोलते हैं। और अवरोही क्रम किसे बोलते हैं, घटता हुआ क्रम। मतलब पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी लिखेंगे, फिर उससे छोटी लिखेंगे, फिर उससे छोटी लिखेंगे, फिर उससे छोटी लिखेंगे। इस तरीके से हम संख्याओं को घटते क्रम में लिखते जाएंगे। तो आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही क्रम क्या होता है, घटता हुआ क्रम। तो आरोही क्रम में पहले सबसे छोटी संख्या और फिर बढ़ाते चले जाना है, और अवरोही क्रम में पहले सबसे बड़ी संख्या और फिर क्या करना है, घटाते चले जाना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आई होप आपको समझ आ गई होंगी। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। जैसे एरोप्लेन जाता है ना, ऐसे ऊपर चला जाता है चला जाता है चला जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, आरोही बोलेंगे, है ना। और अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम, मतलब ऊपर से एरोप्लेन नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब घटता हुआ आ रहा है, ऊंचाई उसकी घटती जा रही है। और आरोही क्रम में उसकी ऊंचाई क्या होगी, बढ़ती जा रही है। ठीक है, मान लीजिए आप 4 दोस्त हो, इसकी एक की एज है 8 साल, एक की उम्र है 10 साल, एक की उम्र है 14 साल और एक की उम्र है 16 साल। ठीक है, तो मैं बोलूँ कि आप चारों को आरोही क्रम में जमाना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो मैं कैसे करूँगा, आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो मैं क्या करूँगा, पहले जिसकी उम्र सबसे कम है उसको लिखूँगा। तो पहले लिखूँगा 8 साल वाले को, फिर लिखूँगा 10 साल वाले को, फिर लिखूँगा 12 साल वाले को, फिर लिखूँगा 16 साल वाले को। मतलब मुझे क्या करना है, बढ़ाना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार अगर मुझे अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब घटते हुए क्रम में लिखना है, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, पहले लिखूंगा जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा है उसको, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। इस तरीके से हम संख्याओं को भी करेंगे। तो मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, जैसे कि पहला उदाहरण ये लिया है। हम क्या करते हैं, इसको आरोही क्रम में जमाते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो मैंने क्या बताया, जब भी संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे। तो आप पहचानिए कि इन चारों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। मैंने क्या बताया, अंकों से पहचानेंगे। तो देखो, इसमें 2 अंक हैं, इसमें 3 अंक हैं, इसमें 3 अंक हैं, इसमें 2 अंक हैं। तो भैया 2-2 अंक हैं, इसमें 3-3 अंक हैं। ये तो पक्का पता पड़ गया कि 2 अंक वाली 3 अंकों से छोटी होगी। लेकिन इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, बाएं स्थित अंकों की तुलना करेंगे। इसमें 2 है, इसमें 1 है, 2 और 1 में से छोटा कौन सा है, 10 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 को लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने 10 को लिख लिया। अब उससे बड़ी संख्या कौन सी है, 26 है। तो फिर हमने लिख लिया किसको, 26 को। अब हमको उससे बड़ी संख्या का पता करना है। तो अब ये 3 अंकों की संख्या है 720 और 814। अब यहाँ पर अंक तो समान है, तो अब हम इन दोनों संख्याओं का कैसी तुलना करेंगे, मैंने क्या बताया था, बाएं स्थित अंक की तुलना करेंगे। तो बाएं स्थित अंक कौन सा है, 7th है यहाँ पर, मतलब 7 है, यहाँ पर कितना है, 8 है। तो 7 और 8 में से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो 8 बड़ा है, 7 छोटा है। हमको कौन सा लिखना है, छोटा वाला 720। फिर हमको आखिरी में कौन सा लिखना है, जो उससे भी बड़ा हो, 814। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं को जमाते हैं। तो संख्याओं को पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे ही हमको बढ़ाते चले जाना है। कौन सा क्रम होगा, बढ़ता हुआ क्रम, मतलब आरोही क्रम। सबसे पहले हमने 10 लिखा जो कि सबसे छोटी है, 26 लिखा जो उससे बड़ी है, 720 लिखा जो उससे भी बड़ी है, 814 लिखा जो कि उससे भी बड़ी है। इस तरीके से हम संख्याओं को जमाएंगे। किस क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। कौन से क्रम में, आरोही क्रम में। ठीक है, अब हम इधर उदाहरण दिया है, इसको हम जमाते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम। ठीक है, तो यहाँ पर 4820 है, यहाँ पर 315 है, यहाँ पर 21 है और यहाँ पर 436 है। तो पहले हम अंकों की तुलना करके बताएंगे कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। मैंने क्या बताया था, अवरोही क्रम में पहले हम घटता हुआ क्रम है तो ऊपर से जाएंगे नीचे, तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या को हमें पता लगाना है कौन सी है। अंकों की तुलना करो, इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 अंक हैं, इसमें 1 2 3, इसमें 3 अंक हैं, 1 2, इसमें 2 अंक हैं, 1 2 3, इसमें भी 3 अंक हैं। तो अंकों से हमें पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा अंक किसमें, इस संख्या में 4820 में। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये है 4820, है ना।
अब हमको क्या करना है, इससे छोटी संख्या का पता लगाना है। तो अब ये 4 अंक की है और ये दोनों कितने अंक की है, 3 अंक की है। तो हमें ये तो पता है कि इसके बाद इन दोनों में से कोई सी आएगी, लेकिन ये दोनों अंक समान है। तो अब हम क्या करेंगे, बाएं स्थित दोनों संख्याओं में बाएं स्थित अंक की तुलना करेंगे। इसमें कितनी है 3, इसमें कितनी है 4। तो 3 और 4 में से कौन सी संख्या बड़ी है, 4 है। मतलब कि 315 जो है 436 से छोटी है और 436 जो है 315 से बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, हमको इससे छोटी संख्या लिखनी है। तो हम क्या लिखेंगे, 436। फिर इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, 315। और इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, जो सबसे छोटी है। तो 21 जिसमें कि 2 अंक हैं, तो सबसे छोटी संख्या है। तो इस प्रकार से हम घटते हुए क्रम मतलब अवरोही क्रम में संख्याओं को लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम मतलब होता है घटता हुआ क्रम। आरोही क्रम बढ़ते क्रम में हम क्या करते हैं, संख्याओं को छोटी स्तर से लिखते हैं और बढ़ाते हुए चले जाते हैं, 10, 26, 720, 814 इस तरीके से। और अवरोही क्रम में हम क्या करते हैं, घटते हुए क्रम में हम क्या करते हैं, पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं और फिर घटाते 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 सबसे छोटी संख्या को आखिरी में लिखते हैं। तो यहाँ पर पहले सबसे बड़ी संख्या लिखी, फिर उससे छोटी लिखी, फिर उससे छोटी लिखी और आखिरी में हमने लिख दी सबसे छोटी संख्या जो कि 21 थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ता हुआ क्रम और घटता हुआ क्रम दोनों बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब ऐसे प्रश्नावली में आगे आएंगे तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो बच्चों, अपना अगला टॉपिक है संख्याओं का स्थानांतरण करके बड़ी या छोटी संख्या बनाना। जैसे कि स्थानांतरण मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह संख्याओं को बदलकर संख्याओं को बनाना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है 182। अब 182 में हम क्या करें कि इसको हम सबसे बड़ी संख्या बना दें। तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं तो सबसे पहले सबसे बड़े अंक को लिखते हैं। तो 182 में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 8 है। और फिर उसके बाद उससे छोटा कौन सा है, 2 है। फिर उससे छोटा कौन सा है, 1 है। तो हमने क्या करा, अंकों का स्थानांतरण कर दिया। देखो पहले 1 था लेकिन हमने 8 लिखा, फिर क्या था 8 था लेकिन हमने 2 लिखा, फिर क्या था 2 था लेकिन हमने 1 लिखा। तो इस तरीके से अंकों का क्या हुआ है, स्थानांतरण हुआ है। मतलब अंकों की जो जगह थी उनमें बदलाव हुआ है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्थानांतरण बोलते हैं। तो हम कोई से भी अंक से अंकों को आपस में बदलकर बड़ी या छोटी संख्या भी बना सकते हैं। इसी प्रकार जैसे 391 दी गई है ना, इससे अब हम क्या करें, सबसे बड़ी संख्या अगर हम बनाएं तो मैंने क्या बताया था, सबसे बड़ी संख्या के लिए पहले सबसे बड़े अंक को लिखेंगे। तो 9 सबसे बड़ा है, हमने लिख दिया। फिर हमने किसको लिखेंगे, उससे छोटे 3 को लिख दिया, फिर उससे छोटे हमने 1 को लिख दिया। तो 391 की सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, 931। इसी तरीके से हम 795 की अगर बनाएं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़े अंक को लिखेंगे, कौन सा है, 9 है। फिर उससे छोटे अंक को लिखेंगे 7 है, 7 है। फिर उससे छोटे अंक को लिखेंगे 5 है। इस तरीके से हम सबसे बड़ी संख्याएं हमने इन अंकों की, इन संख्याओं को स्थानांतरण करके बना दी है। ठीक है, अब हम सबसे छोटी संख्या बनाते हैं, है ना। इन अंकों का इस्तेमाल करके हम सबसे छोटी संख्या बनाते हैं। ये कौन सी बनाई हमने, सबसे बड़ी संख्या बनाई है इन संख्याओं से, है ना। इस संख्या को हम सबसे बड़ी इस तक लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम सबसे छोटी, तो सबसे छोटी के लिए मैंने क्या बताया था, पहले सबसे छोटी लिखेंगे तो 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद उससे बड़ी क्या है, 2 है। फिर उससे बड़ी क्या है, 8 है ना। तो 182 संख्या के अंकों में स्थानांतरण करके, बदलाव करके हम सबसे बड़ी संख्या बना सकते हैं 821 और सबसे छोटी संख्या बना सकते हैं 128। इसी तरीके से हम 391 की भी सबसे छोटी संख्या बना लेते हैं अंकों का स्थानांतरण करके। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी 3, फिर उससे बड़ी 9। तो 391 के अंकों में जब हमने स्थानांतरण किया तो सबसे बड़ी संख्या हमें मिलती है 931 और सबसे छोटी संख्या मिलती है हमें 139। अब इसी तरीके से 795 का सबसे बड़ी संख्या हमें क्या मिली, 975। सबसे छोटी हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पहले सबसे छोटे अंक को, तो 5 सबसे छोटा अंक है। फिर उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है, 7 है। फिर कौन सा है, 9 है। तो इस तरीके से हम कोई भी संख्या दी गई हो
उन संख्याओं में जो अंक हैं उनका हम फेरबदल करके, स्थानांतरण करके एक जगह से दूसरी जगह लिखकर हम बड़ी संख्याएं भी निकाल सकते हैं और सबसे छोटी संख्याएं भी निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अंकों का स्थानांतरण करना समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं इस पार्ट के अपने अगले टॉपिक की तरफ। बच्चों के आपको पता है एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? मैं यहाँ पर 1 से 10 तक गिनती लिखता हूँ। 1 से 10 तक गिनती तो लगभग सबको आती होंगी। देखो 1 से 9 तक तो एक एक अंक आता है और 9 के बाद आ जाता है 10। इसमें आ जाते हैं कितने अंक? 2 अंक। तो हम कह सकते हैं कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 9 है। 9 के बाद आता है 10। 10 में आ जाते हैं कितने अंक? 2 अंक, 1 और 2। तो हम कह सकते हैं कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी है? 10 है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अगर आपको पता है तो कमेंट में फटाफट आंसर दो। तो देखो यहाँ पर हमें पता चल गया कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 9 है। और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी है? 10 है। जब हमने एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 में 1 जोड़ा तब हमें क्या मिलती है? 10 मिलती है। कितनी मिलती है? 10 मिलती है। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी है? 10 है। इसी तरीके से हम 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ते हैं। जैसे 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 99 है, मतलब 99 है। और 99 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो कितना मिलता है हमें? 100 मिल जाता है। तो 100 जो है 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 100 है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है 100, है ना। इसी तरीके से हम 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 प्लस करते हैं। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में हमने 1 प्लस किया, 1 जोड़ा, तो हमें मिलती है क्या? 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। इसी तरीके से हम 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 प्लस करते हैं। 9999 में 1 अगर हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 10,000। क्या मिलेगा? 10,000। 10,000 कितना? 5 अंक हैं इसमें, 1 2 3 4 5। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हमें मिल जाती है जब हम 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 प्लस करते हैं। इसी तरीके से हम 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 प्लस करके देखते हैं। 99,999 में 1 प्लस करके अगर हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? 6 अंक की सबसे छोटी संख्या मिल जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? 1 लाख। क्या बोलते हैं? 1 लाख। 1 लाख जो है 6 अंक की सबसे छोटी संख्या है। इसी तरीके से हम 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 प्लस करें, 9 9 9 9 9 9, कितने अंक हो गए? 1 2 3 4 5 6। 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 7 अंक की सबसे छोटी संख्या मिल जाती है। क्या मिलती है? 7 अंक की सबसे छोटी संख्या मिल जाती है। वो क्या होती है? 10 लाख। क्या होती है? 10 लाख। 10 लाख है 7 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब हम 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या में अगर 1 प्लस करें, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, इसमें अगर हम 1 प्लस करते हैं तो हमें मिलती है 8 अंक की सबसे छोटी संख्या। वो क्या है? 1 करोड़। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए 8 अंक। 8 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी है? 1 करोड़ है। इसी तरीके से हम 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना? 10 करोड़। इसी तरीके से हम, और 9 अंक की संख्या मिल जाएगी। 10 करोड़ में कितने अंक होंगे? 9 अंक होंगे। इसी तरीके से हम 9 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगी 10 अंक की सबसे छोटी संख्या, जिसे हम क्या बोलेंगे? 1 अरब। ठीक है, क्या बोलेंगे? 1 अरब। इसी तरीके से हम 10 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगी 11 अंक की सबसे छोटी संख्या, उसे हम बोलेंगे 10 अरब। इसी तरीके से हम 11 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगी 12 अंक की सबसे छोटी संख्या, जिसे हम बोलेंगे 1 खरब। इसी तरीके से हम चलते जाएंगे और हमें संख्याएं मिलती जाती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मेरा मतलब क्या है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है?
10 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 लाख, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 करोड़। और इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 10 करोड़। इसी तरीके से आगे संख्याएं बढ़ती रहती हैं। तो क्या संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, जैसे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख, 10 संख। इस तरीके से हम संख्याओं को आगे पढ़ते हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे। तो पहले आप इतना तो समझ गए होंगे कि एक अंक की सबसे छोटी और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो आइए बच्चों, अब हम संख्याओं को पढ़ना और संख्याओं को समझना सीखते हैं। देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि ये कितना लिखा है। जैसे कभी कभी क्या होता है, नॉर्मली मान लीजिए कि अगर ये छोटी चीज़, छोटे अंक आते हैं, जैसे ये 100 है, तो हम बता देते हैं देखकर ये 100 लिखा है। यहाँ पर 1000 आ गया, जैसे इतना आ गया, तो हम बता देते हैं देखकर ये 1000 लिखा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा अंक आ जाते हैं, फिर हम कैसे पढ़ते हैं उन संख्याओं को हमको पढ़ना कैसे है। तो देखिए, ये मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर लिख लिया। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो पहला अंक होता है, दाईं तरफ से पहला अंक होता है, उसको हम बोलते हैं इकाई। क्या बोलते हैं? इकाई। दूसरा अंक होता है, उसको हम बोलते हैं दहाई। और जो तीसरा अंक होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? सैकड़ा। और जो चौथा अंक होता है, उसको हम बोलते हैं हजार, मतलब 1000वां अंक है। और जो 5वां अंक होता है, उसे हम बोलते हैं कि ये लाखवां अंक, 10,000वां अंक है। और जो छठा अंक होता है, उसको हम बोलते हैं 1 लाख। और जो 7वां अंक होता है, उसको हम बोलते हैं 10 लाख। और जो 8वां अंक होता है, उसे हम बोलते हैं 1 करोड़। ऐसे ही हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। 9वें अंक को हम बोलेंगे क्या? 10 करोड़। तो इंग्लिश में बोलेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और हिंदी में क्या बोलते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख, 10 संख। इस तरीके से हम आगे पढ़ते चले जाते हैं। तो मान लीजिए ऐसे बहुत ज़्यादा संख्या दे दी है ना, संख्याओं को हमको पहचानना है कि ये कितना लिखा है। तो हम कैसे पता करेंगे? देखो, मैंने क्या बताया, इकाई का अंक दाईं तरफ से हम हमेशा देखेंगे, दाईं तरफ से गिनेंगे, तो इसे बोलते हैं इकाई का अंक, इसे बोलते हैं दहाई का, इसे सैकड़ा का, इसे 1000 का, इसे 10,000 का, लाख का, इसे 10 लाख का, इसे करोड़ का, और इसे 10 करोड़ का। फिर आगे आएगा तो अरब का। तो हम सबसे पहले हम एक बिल्कुल देखकर तो हम पहचान नहीं पाते हैं कि ये कितना लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इस जो सारणी मैंने बनाई है उसमें रखना स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले हम जो सबसे दाईं तरफ वाला अंक है, उसको हम लिखते हैं इकाई की जगह पे, लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? 2 है, तो हम फिर दहाई की जगह पर 2 को लिख देते हैं। फिर क्या है? 8 है, तो 8 हम सैकड़ा की जगह पर लिख देते हैं। फिर क्या है? 5 है, 5 को हम लिख देते हैं कहाँ? 1000 की जगह पर। फिर कितना है? 7 है, 7 को हम लिख देते हैं कहाँ? 10,000 की जगह पर। फिर कितना है? 2 है, 2 को हम लिख देते हैं 1 लाख की जगह पर। फिर कितना है? 3 है, 3 को हम लिख देते हैं 10 लाख की जगह पर। फिर है 5, 5 को हम लिख देते हैं करोड़ की जगह पर। और फिर है 6। तो इतने बड़े नंबर को हमने ऐसा लिख दिया। अब हम कैसे पढ़ेंगे? अब हम इनको ऐसे पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखो, जो सबसे लास्ट में अंक, सबसे आखिरी में अंक आया वो है 6। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ये कहाँ पर आया? 10 करोड़ पर। मतलब ये 6 को हम 6 करोड़ ऐसे नहीं पढ़ेंगे। जब हम 10 करोड़ पे अंक पे पहुंच गए तो हम कैसे पढ़ेंगे? 65 करोड़। फिर यहाँ पर हम कैसे पढ़ेंगे? उसके बाद आता है 32,75,829। कैसे पढ़ेंगे? 65 करोड़ 32,75,829। तो इस तरीके से हमको संख्याओं को पढ़ते हैं। कितना ही बड़ा नंबर हो, हम ऐसे सारणी बना सकते हैं और फिर हम संख्याओं को लिख सकते हैं और फिर हम देखकर ऐसे पढ़ सकते हैं। 2 तरीके से संख्याओं को पढ़ा जाता है। एक तो ऐसे ही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। और एक अल्प विरामों का प्रयोग करके हम पढ़ते हैं, कोमास का प्रयोग करके हम पढ़ते हैं। कि हम जैसे कोमा, इसमें ये कोमा लगे हैं, इसमें 3 अंक के बाद कोमा लगा है, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, इस तरीके से कोमा लगे हैं। तो इन कोमाओं को
देखकर भी इन अल्प विरामों को देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि ये कितना लिखा है। तो अल्प विराम क्या होता है कि भारत में जो है अल्प विरामों को अलग तरीके से पढ़ा जाता है, मतलब अलग तरीके से लगाया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पर वहाँ पर अल्प विरामों का प्रयोग या हम कह सकते हैं कोमा का प्रयोग अलग तरीके से किया जाता है। तो ज़्यादा हमको माइंड पर प्रेशर नहीं लेना है, हम ऐसे सारणी बनाएंगे और हम अंकों को लिखेंगे और फिर हम बता सकते हैं कि ये कितना लिखा है। अगर आपको ये सारणी नहीं बनाना है, इसमें टाइम लग रहा है, तो आप याद कर लीजिए कि पहले अंक को हम बोलते हैं इकाई का, फिर बोलते हैं दहाई का, सैकड़ा का, हजार का, 10,000 का, लाख का, 10 लाख का, करोड़ का, 10 करोड़ का, अरब का। इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और फिर हम पढ़कर पता कर सकते हैं कि ये कितना लिखा है। जैसे कि हमने एक और संख्या का उदाहरण लिया, ये वाला, इसमें कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम ऐसे पढ़ें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये सीधा करोड़ तक पहुंचा है, 10 करोड़ तक नहीं पहुंचा है, मतलब ये 10 से ऊपर नहीं है। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट 2 करोड़, है ना, 2 करोड़। फिर ये कितना है? 57 लाख। फिर कितना है? 34, तो 34,543। जैसे कि हम सारणी में इसको लिखते हैं, सबसे दाईं तरफ क्या है? 3 है, तो हम लिखेंगे 3, ठीक है। उसके बाद क्या है? 4 है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर कितने? 4। फिर कितना है? 5 है, तो अब हम लिखते हैं 5। फिर कितना है? 4 है, तो अब हम लिखते हैं 4। फिर कितना है? 3, अब हम लिखते हैं 3। फिर कितना है? 7, अब हम लिखते हैं 7। फिर कितना है? 5। फिर कितना है? 2। देखिए यहाँ पर 10 करोड़ तक संख्या आई थी, तो हमने कैसे पढ़ा था? 65 करोड़, है ना। लेकिन यहाँ पर 1 करोड़ पर ही संख्या रह गई, तो अब हम कैसे पढ़ेंगे? 2 करोड़, है ना। मतलब 10 करोड़ से ऊपर नहीं गई, तो अब हम कैसे पढ़ेंगे? 2 करोड़, है ना। यहाँ पर 10 करोड़ तक पहुँच गई थी, तो हमने दोनों अंकों को मिलाकर पढ़ा था 65 करोड़। अब यहाँ पर हम कैसे पढ़ेंगे? 2 करोड़ 57 लाख, क्योंकि यहाँ पर 10 लाख तक भी है। 57,34,543। कैसे पढ़ेंगे? 2 करोड़ 57,34,543। यहाँ पर हमने 65 करोड़ क्यों पढ़ा था? क्योंकि यहाँ पर संख्या कहाँ तक आ रही थी? 10 करोड़ तक आ रही थी, इसलिए हम 65 करोड़ पढ़ा था, ना कि हम 6 करोड़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना जाए, हम ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, या फिर ऐसे सारणी बनाकर हम अंकों को रखकर, या डायरेक्ट आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लगाकर आप बता सकते हैं कि ये कितना लिखा है। तो इस तरीके से हम संख्याओं की पहचान कर सकते हैं। ये तो हो गई संख्या इतनी बड़ी। अब हम इनका नाम हिंदी में कैसे लिखें? हिंदी में हम कैसे लिखेंगे? ऐसे ही हमको डायरेक्ट हिंदी में लिखना है 65 करोड़ 32,75,829। तो ऐसे हम हिंदी में लिखेंगे तो वो हो जाएंगे संख्याओं के नाम। तो आगे इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये संख्या दी रहती है, हमसे बोलेंगे कि इसके नाम लिखो, तो हमें हिंदी में नाम लिखना है, ठीक है। और हिंदी में नाम लिखे रहेंगे तो हमें क्या करना है? ऐसी संख्याओं में लिखना है। अब हम दूसरे टाइप को देखते हैं। दूसरा टाइप क्या है कि हम अल्प विरामों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा झंझट ना पालें, इतनी सारणी मारणी बनाने से अच्छा है कि हम अल्प विराम या कोमा से पहचान कर लें कि ये संख्या कितनी लिखी है। अगर आपको ये सारणी बनाना या इकाई, दहाई, सैकड़ा थोड़ा कठिन लग रहा है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि दूसरी टाइप से आप कैसे इन बड़ी से बड़ी संख्याओं के नाम, बड़ी से बड़ी संख्याओं की पहचान कर सकते हैं। तो चलिए अपने दूसरे टाइप के तरफ। बच्चों, हम अल्प विराम या कॉमा लगाकर भी बड़ी से बड़ी संख्याओं को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं। कितने ही बड़े नंबर हो हम समझ सकते हैं ये कितना लिखा है। अब आप इसमें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए हम डायरेक्ट कॉमा को देखेंगे और हम पहचान कर लेंगे। बस इसमें आपको ये बात थोड़ी याद रखनी है कि भारत में कॉमा थोड़ा अलग तरीके से संख्याओं में लगाया जाता है और विदेशों में थोड़ा अलग तरीके से कॉमा का प्रयोग किया जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कॉमा लगाने में संख्याकन की भारतीय पद्धति इस्तेमाल की जाती है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बड़ी भी संख्या दी है तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि संख्याओं में कॉमा कब और कैसे लगाते हैं। देखो, अगर हम भारत में पढ़ रहे हैं संख्याओं को कि ये कितना लिखा है, कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस पद्धति द्वारा। सबसे पहले दाईं तरफ से संख्याओं को हम गिनते हैं और सबसे पहला कॉमा जो लगता है भारत में जब हम पढ़ रहे हैं तो 3 अंकों के बाद लगता है। जैसे इस साइड से अगर हम देखें तो इस संख्या में 1 2 3 अंकों के बाद एक कॉमा लगा है, ठीक है।
एक कॉमा जब लगेगा तो उसके बाद ये दोनों संख्याओं को हजारों में पढ़ा जाएगा। जैसे कि 1592 और यहाँ पर कुछ होता तो 10,592 इस तरीके से। तो याद रखना कि भारतीय संख्याकन की पद्धति द्वारा जब हम भारत में संख्याओं को पढ़ रहे हैं, भारत में कैसे यूज होता है कॉमा, पहले होता है 3 अंकों के बाद, उसके बाद हर 2 अंकों के बाद कॉमा लगाया जाता है। और कॉमा को देखकर हम पहचान कर सकते हैं डायरेक्टली ना। तो बस ये याद रखना है कि 3 अंकों के बाद जब कॉमा लगाया जाएगा तो वो हजारों को प्रदर्शित करेगा, मतलब हजारों को दर्शाएगा। फिर जब 5 अंकों के बाद मतलब अगले 2 अंक के बाद लगाया जाएगा वो लाखों को दर्शाएगा। और फिर अगले 2 अंक के बाद लगाया जाएगा वो दर्शाएगा करोड़ों को। और जब फिर अगले 2 अंक के बाद लगाया जाएगा वो दर्शाएगा अरबों को। तो इस तरीके से कॉमा का प्रयोग करके हम पहचान कर सकते हैं। पहला कॉमा कब लगाया जाएगा भारत में, जब हम संख्याओं को पढ़ रहे हैं, मतलब भारतीय संख्याकन की पद्धति द्वारा 3 अंकों के बाद 1 2 3 दूसरा लगाया जाएगा अगले 2 अंकों के बाद। फिर ऐसे ही अगले 2 अंकों के बाद कॉमा लगाते हम जाते हैं ना। पहले 3 अंकों के बाद कॉमा लगाया जाएगा तो उसको हम हजारों में पढ़ेंगे। फिर जब अगले 2 अंक के बाद लगाया जाएगा तो उसको हम पढ़ेंगे लाखों में। फिर लगाया जाएगा तो उसको हम पढ़ेंगे करोड़ों में। ऐसे ही अगले 2 अंक के बाद फिर लगाया जाएगा तो उसको हम पढ़ेंगे किसमें, अरबों में। इस तरीके से हम आगे पढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको अब पढ़ते हैं। इसमें कितने कॉमा लगे हैं, 1 2 3। मैंने क्या बोला था, पहला कॉमा हजारों को प्रदर्शित करेगा, दूसरा लाखों को और तीसरा करेगा करोड़ों को। तो इसमें लगे हैं 3 कॉमा। तो अगर हम अब इस संख्या को अब पढ़ें तो अब हम कैसे पढ़ेंगे, हमें पता है कि 3 कॉमा का मतलब है कि संख्या करोड़ों में पहुंच गई है। तो हम पढ़ेंगे 5,08,01,592 है ना, क्योंकि 3 कॉमा लगा है, इसका मतलब संख्या अब करोड़ों में पहुंच गई है। तो 5,08,01,592। इसी तरीके से अब हम संख्याकन की भारतीय पद्धति द्वारा इस संख्या पर कॉमा लगाते हैं और पहचान करते हैं कि ये कितना लिखा है। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 संख्याओं के बाद कॉमा लगाएंगे, 1 2 3, 3 के बाद लगा दिया। तो अब ये किसको प्रदर्शित कर रही है, हजारों को। फिर 2 संख्याओं के बाद कॉमा लगाएंगे, 1 2 2 के बाद लगा दिया, ये संख्या किसको प्रदर्शित कर रही है, लाखों को। फिर 1 2 के बाद फिर से लगाया, ये कितने को प्रदर्शित कर रही है, करोड़ों को। तो हम पढ़ेंगे 3,32,40,781। इसी तरीके से मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है, जैसे ये लिखा है। इसमें सबसे पहले हम भारत में कैसे यूज करेंगे कॉमा का या फिर अल्प विरामों का, 1 2 3, 3 संख्या के बाद लगाएंगे। तो जो 3 संख्या के बाद जब अल्पविराम लगेगा तो उसके बाद जो संख्या आएंगी 2, वो करेंगी हजारों को प्रदर्शित। फिर 2 अंकों के बाद अल्पविराम लगाएंगे, ये संख्या करेंगी लाखों को प्रदर्शित। फिर 2 अंकों के बाद अल्पविराम लगाएंगे तो ये करेगी किसको, करोड़ों को। तो इसमें क्या है, 7,27,05,062। ठीक है, 7,27,05,062। तो इस तरीके से आपकी जो आगे प्रश्नावली है उसमें क्वेश्चंस आएंगे। उसमें बोला जाएगा कि संख्याकन की भारतीय पद्धति द्वारा निम्नलिखित संख्याओं पर कॉमा का प्रयोग करें, मतलब अल्प विरामों का प्रयोग करें और बताएं कि ये कितना लिखा है। तो हम आगे बता पाएंगे बड़ी आसानी से। वहीं अगर हम बात करें संख्याकन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब कि विदेशों में किस तरीके से कॉमा का प्रयोग किया जाता है। तो विदेशों में संख्याओं को पर कॉमा का प्रयोग 3 अंकों के बाद करा जाता है। हर 3 अंक के बाद एक कॉमा लगाया जाता है। तो पहले 1 2 3, 3 अंक के बाद एक कॉमा लगाया, ये पूरी दर्शाएगी हजारों को। 3 अंकों के बाद जो कॉमा अगले 3 अंक होंगे वो दर्शाएंगे हजारों को। फिर 3 अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे, 1 2 3। फिर जो 3 अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे वो दर्शाएंगे मिलियंस को। ठीक है, और फिर जो 3 अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे वो दर्शाएंगे बिलियंस को, है ना। तो पहले इसमें किसको दर्शाता है, पहला कॉमा हजारों को, मतलब संख्या हजारों तक पहुंच गई है ना। और फिर अगला कॉमा दर्शाता है मिलियंस को और फिर उससे अगला कॉमा दर्शाता है बिलियंस को। तो इस तरीके से हम इंटरनेशनल लेवल मतलब विदेशों में संख्याओं को पढ़ते हैं। तो चलिए इसको अब हम पढ़ते हैं। इसमें पहला कॉमा 3 अंकों के बाद है, दूसरा कॉमा भी 3 अंकों के बाद है, तीसरा कॉमा भी 3 अंकों के बाद लगेगा। इसमें 3-3 अंक के बाद कॉमा लगते हैं। और भारत में कैसे लगता है, पहला लगेगा 3 अंकों के बाद, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 कॉमा है, 2 कॉमा के बाद संख्या है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 50 मिलियन, 50 मिलियन। ठीक है, और जो 1 अंक के बाद कॉमा है उसको हम पढ़ेंगे 801,592। तो हम पढ़ेंगे 50 मिलियन 801,592।
50,800,1,592 इस तरीके से पढ़ेंगे। चलिए अब इस संख्या में हम कॉमा लगाते हैं। मैंने क्या बोला, 3 अंकों के बाद कॉमा लगाया। 1 2 3, एक यहाँ पर लगेगा, 1 2 3, एक यहाँ पर लगेगा। तो पहला जो कॉमा लगता है उसके बाद हम किस में पढ़ते हैं, हजारों में, ठीक है। और फिर उसके बाद कैसे पढ़ते हैं हम, मिलियंस में। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं 33,240,781, 33,240,781। यहाँ पर होता है 801,592 ना, तो यहाँ पर क्या होगा 33,240,781, ठीक है। 240,781 इस तरीके से पढ़ेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि अब यहाँ पर कॉमा कैसे लगेगा विदेशों में? 3 अंकों के बाद अगला लगेगा 3 अंकों के बाद। पहला कॉमा दर्शाएगा हजारों को, दूसरा दर्शाएगा मिलियंस को, तीसरा कॉमा दर्शाएगा बिलियंस को, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 72,705,062, 72,705,062। तो इस तरीके से हम भारत में संख्याकन की भारतीय पद्धति द्वारा और विदेशों में संख्याकन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति द्वारा संख्याओं की पहचान बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको संख्याओं की पहचान करना आ गई होगी। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आगे प्रश्नावली में आएंगे। जब हम प्रश्नावली के एक एक प्रश्न को करेंगे तब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन सब चीज़ों से। तो चलिए अब हम चलते हैं कुछ और बेसिक चीज़ों की तरफ जिनका पता आपको होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई सी भी क्लास में ये बेसिक चीज़ें आपको हमेशा ही मदद करेंगी। तो चलिए आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो बच्चों अब हम देखते हैं कुछ और ज़रूरी चीज़ें, कुछ और बेसिक चीज़ें जो आप सभी को पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि 10 दहाइयाँ बराबर होती हैं, 10 दहाइयाँ बराबर होती हैं 100, मतलब 100 में 10 की 10 दहाइयाँ होती है, तब मिलकर बनता है कितना, 100। इसी तरीके से 10 को मिलाकर क्या बनता है, 10 बराबर होता है 1000। मतलब 100 के जब हम 10 नोट करेंगे तब हमें कितने टोटल मिलकर बनेंगे, 1000। तो 1000 में 10 होते हैं। अभी हमने देखा कि 100 में 10 दहाइयाँ होती हैं, तो 10 में कितनी दहाइयाँ होंगी, 10 × 10 करेंगे, 10 × 10 100, मतलब कि 10 में 100 दहाइयाँ होंगी। देखो 10 दहाइयाँ बराबर 100 और 10 बराबर 1000, तो 1000 में कितनी दहाइयाँ होंगी, 100 दहाइयाँ होंगी, ठीक है। इसी प्रकार से 100,000 बराबर होता है 1,00,000, मतलब कि 1,00,000 हम किससे बोलते हैं, जब हम 100,000 पर पहुंच जाते हैं उसे हम 1,00,000 बोलने लगते हैं। और 1,00,000 में कितने 100 होती हैं, 1,000 होती हैं। मतलब जब हम 100 करके 1,000 बार लिखेंगे तब हम पहुंचेंगे कहाँ पर, 1,00,000 पर पहुंचेंगे। 100,000 बराबर होता है 1,00,000, तो 100,00,000 बराबर होता है 1 करोड़। कितना होता है, 100,00,000 बराबर 1 करोड़ होता है, जिसमें 10,000 100 होते हैं। मतलब 100 के हम जब 10,000 नोट करेंगे तब हमें मिलेंगे कितने, 1 करोड़। तो ये चीज़ें थोड़ी बेसिक हैं, इन चीज़ों का पता होना चाहिए। आगे जब हम प्रश्न करेंगे तो हो सकता है इन चीज़ों का हमें यूज करना पड़े। एक बार और रिपीट करता हूँ मैं, 10 दहाइयाँ बराबर होते हैं 100, 10 बराबर होते हैं 1,000, और 100,000 जब हो जाते हैं उसको हम बोलने लगते हैं 1,00,000, और 100,00,000 बराबर होते हैं 1 करोड़। आई बात समझ? इन चीज़ों को आपको याद रखना है। तो आइए अब कुछ और ज़रूरी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि हमारे भारत में जब हम बात करते हैं संख्याओं की या फिर पैसों की, तो हम कैसे 10 लाख पता है कि हाँ ये 10 लाख है, लेकिन अगर हम विदेशों में बात करें कि 10 लाख को कितना बोला जाता है, तो विदेशों में 10 लाख को बोला जाता है 1 मिलियन। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। मतलब फॉरेन में, विदेश में 1 मिलियन बराबर हमारे यहाँ कितना होता है, 10 लाख होता है। और जब हमारे यहाँ 1 करोड़ होगा तब विदेश में कितना बोला जाएगा, 10 मिलियन बोला जाएगा। आई बात समझ? और हमारे यहाँ 10 करोड़ होगा जब विदेश में उसको कितने बोलेंगे, 100 मिलियन बोलेंगे। तो विदेश में मिलियंस में चीज़ें कुछ चलती हैं। अब हमारे यहाँ 10 लाख को विदेश में 1 मिलियन, हमारे यहाँ 1 करोड़ को विदेश में 10 मिलियन, हमारे यहाँ 10 करोड़ को विदेश में बोलेंगे कितना, 100 मिलियन। और हमारे यहाँ जब 100 करोड़ हो जाएंगे तब विदेश में बोला जाएगा 1,000 मिलियन। और विदेश के 1,000 मिलियन बराबर होते हैं 1 बिलियन। तो विदेशों में अगर हम बात करें संख्याओं की तो इस तरीके से चलती है, और हमारे यहाँ किस तरीके से चलती है, इस तरीके से, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में। और इधर कैसे चलती हैं, मिलियंस में और बिलियंस में। तो बड़ी बड़ी संख्याओं को हम हमारे यहाँ भारत में और विदेशों में इन दोनों तरीकों से हम पहचान करते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ और ज़रूरी टॉपिक्स को।
बच्चों इससे पहले आप 5वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जब भी हमें किसी भी चीज़ की लंबाई को मापना होता है तो हम सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं जब हम छोटी चीज़ों की लंबाई को मापते हैं। जैसे मान लो ये पेन है, इसकी लंबाई को मापना है तो हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, किस मात्रक का प्रयोग करेंगे, सेंटीमीटर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मान लो ये बुक्स है, इस बुक्स की हमको लंबाई को मापना है तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर का प्रयोग करेंगे। लेकिन मान लो मैं बोलता हूँ कि इस पेन की मुझे चौड़ाई को मापना है, चौड़ाई का मापन करना है, तो सेंटीमीटर एक बड़ा मात्रक बन जाता है। सेंटीमीटर बहुत बड़ा मात्रक हो जाता है, चौड़ाई को हम सेंटीमीटर से भी छोटे मात्रक से हमको मापना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम मिलीमीटर से मापते हैं क्योंकि मिलीमीटर जो है सेंटीमीटर से छोटा मात्रक है। इसी प्रकार मान लो छोटी चीज़ों को मापने के लिए हम क्या करेंगे, मिलीमीटर का प्रयोग करेंगे छोटी चीज़ों की चौड़ाई मापने के लिए, और छोटी चीज़ों को मापने के लिए हम सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों ध्यान से समझना कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। मिलीमीटर का प्रयोग हम छोटी चीज़ों की मोटाई को मापने में करते हैं और सेंटीमीटर का प्रयोग हम छोटी चीज़ों की लंबाई को मापने में करते हैं। ठीक है, अगर मान लो हमें अब छोटी चीज़ों से थोड़ा बड़ा चीज़ों की लंबाई को मापना है, मान लो आपका जो रूम है जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका घर है, उनको हम मापते हैं। मान लो आपके स्कूल की लंबाई को मापना है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम मीटर का प्रयोग करते हैं ना। बहुत छोटी चीज़ों के लिए हम सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं, और जब हम थोड़े और बड़े लेवल पर मापन करना है, जैसे मान लो आपके रूम का, आपके घर का, आपके स्कूल का, तो इन आपके कमरों का, तो इन सब को मापने के लिए हम क्या करते हैं, मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका, मीटर का प्रयोग करते हैं। मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और अभी हमने पढ़ा था कि 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं, तो फिर 100 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 100 का इंटू करेंगे हम किस में, 10 में, तो कितने हो जाएंगे, 1000 मिलीमीटर में। ये चीज़ बेसिक है, बहुत ज़रूरी है, आपको ध्यान रखना है। आगे प्रश्नावली में हम क्वेश्चंस करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे, तो जब भी हम प्रश्न का हल करेंगे तो ये चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, आपको पता। ठीक है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 100 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इसी प्रकार मान लो हमने पहले पेंसिल को मापा तो हमने सेंटीमीटर का प्रयोग करा, फिर हमने घर को मापा, आपके रूम को मापा, स्कूल्स को मापा, कमरे की मापन की, है ना, इन सब चीज़ों को मापा तो हमने सेंटीमीटर से थोड़े बड़े मात्रक का प्रयोग करा, मीटर का प्रयोग करा, 1 मीटर का प्रयोग करा, है ना। मीटर के हिसाब से कमरे, स्कूल और आपके घर की लंबाई को मापा जाता है। ठीक है, मान लो और फिर थोड़े और ज़्यादा दूरी को मापें, थोड़ी और दूरियां वाली चीज़ों को मापें, तो फिर हम क्या करेंगे, हम किलोमीटर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मान लो आपके घर से आपकी स्कूल की लंबाई हमें बताना है, तो हम अगर सेंटीमीटर से करेंगे तो इतना सा मात्रक है, इतनी सी दूरी है, तो कब तक करेंगे, मीटर से करेंगे तो फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, इसलिए हम करते हैं फिर किलोमीटर का प्रयोग। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1000 मीटर में कितने, 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। क्या होते हैं, 1000 मीटर में 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, आगे जब हम प्रश्न करेंगे तो काम आएंगे। इसी प्रकार मान लो जैसे कि आपने गेहूँ चावल खरीदा होगा, तो आप बोलते होंगे कि मुझे 5 किलो गेहूँ दे दो या 5 किलो चावल चाहिए, तो आप किलो के हिसाब से लेकर आते होंगे। तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होते हैं, या 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। और अगर आप जैसे मान लो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ग्राम में लेकर आते हैं, गेहूँ चावल वगैरह बड़ी बड़ी चीज़ें तो हम केजी में लेकर आते हैं, किलोग्राम में लेकर आते हैं, लेकिन छोटी चीज़ें हम ग्राम में लेकर आते हैं। जैसे कि मान लीजिए मिर्ची पाउडर हो गया, वो हम बोलते हैं कि 250 ग्राम 500 ग्राम चाहिए, तो वो हम ग्राम में लेकर आते हैं। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, और 1 ग्राम बराबर होता है कितना, 1000 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम। ठीक है, तो याद रखना कि 1 ग्राम बराबर होता है कितना, 1000 मिलीग्राम। अब मिलीग्राम का कहाँ यूज होता है, आपने मेडिसिन ली होंगी, आप कभी बीमार हुए होंगे तो आपने मेडिसिन में देखा होगा, पीछे लिखा होता है कि 1 mg 2 mg 5 mg इस तरीके से। तो उसका मतलब यही होता है कि वो बहुत कम मात्रा में आपको लेना है, मिलीग्राम में आपको लेना है, इसीलिए मेडिसिन के पीछे लिखा रहता है, उन दवाई गोलियों के पीछे लिखा रहता है mg में।
तो मिलीग्राम ग्राम का ही बहुत छोटा सा मात्रक है, बहुत छोटा सा भाग होता है। ग्राम का 1000वां भाग को मिलीग्राम बोलते हैं ना, 1 ग्राम का 1000वां भाग होता है मिलीग्राम। तो इसीलिए जब आप गोली दवाइयाँ लेने जाएंगे तो उसके पीछे देखना mg लिखा होगा, है ना, तो वो मिलीग्राम ही होता है, मतलब बहुत कम मात्रा में आपको लेनी होती है, ठीक है। तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। इसी प्रकार जब आप दूध वगैरह पानी वगैरह को मापते होंगे तो आप मापते होंगे काय में, लीटर में, है ना। 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। जब आप जाते होंगे तो आपसे कोई बोलता हो कि आधा लीटर दूध लेकर आना, दूध का पैकेट लेकर आना, तो उसमें आप देखना 500 ml लिखा होगा, मतलब 500 मिलीलीटर। इसीलिए लिखा रहता है क्योंकि 1 लीटर होता है 1000 मिलीलीटर। अब हम 1 लीटर का जब आधा करेंगे तो 500 मिलीलीटर होगा, मतलब 500 ml होगा। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो एक एक करके वीडियो पोस्ट करके आप इसके स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो बच्चों ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप ध्यान से इन चीज़ों को समझना और याद कर लेना जो भी करना है, क्योंकि आगे जब हम प्रश्नावली करेंगे तो ये सारी चीज़ें प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने एक और इस वीडियो का आखिरी बहुत ही ज़रूरी टॉपिक की तरफ। बच्चों ये हमारा आखिरी टॉपिक है। अब हम संख्याओं के नाम को पढ़ना सीखेंगे कि किन संख्याओं को क्या क्या बोलते हैं और कैसे हम पढ़ सकते हैं। देखो ये इतनी बड़ी संख्या है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दाईं तरफ से पढ़ेंगे। तो दाईं तरफ जो पहला अंक है उसको हम बोलते हैं क्या, इकाई का अंक। क्या बोलते हैं, इकाई का अंक। दूसरा अंक है उसे हम बोलते हैं दहाई का अंक। तीसरा अंक है उसे हम बोलते हैं सैकड़ा, ठीक है। चौथा अंक है उसे हम बोलते हैं 1000। पांचवा अंक है उसे हम बोलते हैं 10,000। और जो छठा अंक है उसे हम बोलते हैं 1 लाख। और जो 7वां अंक है उसे हम बोलते हैं 10 लाख। और जो 8वां अंक है उसे हम बोलते हैं 1 करोड़। और जो 9वां अंक है उसे हम बोलते हैं 10 करोड़। 10 करोड़ मतलब 9वें अंक के इधर 10 करोड़ में संख्या जाएंगी। फिर जो अगला 10वां अंक है उसे हम बोलते हैं अरब, मतलब 1 अरब। और जो फिर 11वां अंक है उसे हम बोलते हैं 10 अरब, 10 अरब। 12वां अंक है उसे हम बोलते हैं 1 खरब, 1 खरब। और जो 13वां अंक है उसे हम बोलते हैं 10 खरब, 10 खरब। और जो 14 नंबर का अंक है उसे हम बोलते हैं, जिसे हम नील में पढ़ेंगे अब। और ऊपर जो 15 नंबर का अंक है उसे हम बोलेंगे 10 नील। अब हम संख्याओं को 10 नील में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो 16 नंबर का अंक है उसे हम बोलते हैं क्या, 1 पदम, 1 पदम। जो 17 नंबर का अंक है उसे हम बोलेंगे 10 पदम। 18वें नंबर का अंक है उसे हम बोलेंगे शंख। क्या बोलेंगे, 1 शंख। और जो 19वें नंबर का अंक है उसे हम बोलेंगे 10 शंख, 10 शंख। तो इस तरीके से हम संख्याओं के नामों को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ते हैं दाएं तरफ से करते हैं। कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख। तो यहाँ तक हम संख्याओं को नामों से जानते हैं, संख्याओं को पढ़ते हैं। तो बच्चों ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे प्रश्नावली को हल कर पाएंगे। और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें। अगर आपको गणित में अभी से अच्छे से पकड़ बनानी है, कक्षा 6ठी से ही गणित में अच्छे से पकड़ बनानी है, तो आप ये छोटी छोटी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर है तो समझो सब क्लियर है। तो अगर आप अब इस वीडियो को देखने के बाद चीज़ें आपको समझ आ गई हैं और आप प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 की वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक है, आप वहां पर जाकर वीडियोस को देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने क्लासमेट और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।